बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो का हम अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि बहुत आसान है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उनसे दो तीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने क्लास मेंबर्स से जरूर शेयर किया करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डज अ मूविंग कंडक्टर, जब भी कोई कंडक्टर मूव करता है, लाइक एन एरोप्लेन एक्वायर्स अ चार्ज, मतलब एक्वायर्स चार्ज, कि जब भी कोई कंडक्टर हरकत करता है, जैसे एक हवाई जहाज है, जब वो चलता है, वो चार्ज कैसे हासिल कर लेता है? एज इट मूव थ्रू द एयर, कि जब वो हवा में से चलता है। ठीक है, जब आपको पता है एरोप्लेन जो है जितने भी हैं वो चलते हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। तो लेकिन फिर उनके टायर्स के थ्रू ऐसा कनेक्शन होता है कि जैसे ही वो लैंड होते हैं तो फौरन से वो सारी इलेक्ट्रिसिटी जमीन के अंदर चली जाती है। ठीक है, अब ऐसा होता कैसे है, अपने लफ्जों के अंदर अगर मैं आपको समझाऊं तो जब भी देखें ना हम एयर के साथ मूव करें, एयर बेसिकली क्या है, उसके अंदर एयर है, डस्ट है, गैस के पार्टिकल्स है, गैस के मुख्तलिफ नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, सल्फर के, ये सारे मॉलिक्यूल्स वहां पे मौजूद हैं गैस के। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स उस कंडक्टर की बॉडी के साथ टकराते हैं। ठीक है, अब कंडक्टर की बॉडी के पास डेफिनेटली एटम्स और उनके पास इलेक्ट्रॉन है, तो जब वो टकराते हैं तो वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, यानी कि वो उनके कुछ इलेक्ट्रॉन्स को उनके एटम से निकाल देते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के सूरत में वहां पे स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखना चाहें, एज अ कंडक्टर मूव्स थ्रू द एयर, देयर सरफेस इंटरेक्ट्स विद एयर मॉलिक्यूल्स, डस्ट एंड आइस पार्टिकल्स, अगर बहुत बुलंदी पे है तो मैं भी वहां पे आइस के पार्टिकल्स में हूँ, काजिंग फ्रिक्शन, जो कि फ्रिक्शन पे रगड़ पैदा होगी वहां पे। ठीक है, बॉडी के साथ, विच लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम, तो मे बी उनके इलेक्ट्रॉन्स एरोप्लेन की बॉडी के ऊपर स्टिक हो जाएं। ठीक है, डेफिनेटली जब वो स्ट्राइक करेंगे तो एरोप्लेन की बॉडी उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगी, एक्वायर कर लेगी। सो इट बिल्ड्स अप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे क्या बन जाती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या आती है, सिर्फ चार्ज है, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, लेकिन जैसे ही वो लैंड करता है, जमीन के साथ टच में आते हैं, तो फौरन से वो चार्ज वहां से फ्लो कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें, डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं, बच्चे इनमें मिक्सअप हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करें, ठीक है, ये डिफरेंस भी आ सकता है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करें, ये बेसिकली ये होती है फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो भी फोर्स लगेगी वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इसकी सेकंड फॉर्म यानी कि दूसरी डिफरेंशिएशन हो सकती है दोनों में। फिर इसका यूनिट देखें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एफ बाई क्यू आपने याद रखना है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और ये चार्ज नीचे है तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो ऊपर जाके पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, कि लेट्स सपोज आप यहाँ पे कोई चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप उसके करीब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं, आप इन्फिनिटी से दूसरे चार्ज को लेके आते हैं वर्क करके, तो ये जो वर्क होगा उसको हमें यहाँ पे लाने में करना पड़ेगा, ये वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये ओवरऑल एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो वर्क का यूनिट होता है जाउल और चार्ज का होता है कूलम, तो ये जाउल पर कूलम इसका क्या होगा, यूनिट। ये डेफिनेशन में फर्क आ गया, ये मैथमेटिकली, ये वेक्टर, ये स्केलर, इसका यूनिट और है और इसका यूनिट और है। ठीक है, ये इनमें चार डिफरेंस आप लिख सकते हैं। 9.3, ये आई थिंक कटा भी हुआ आपका, लेकिन चले कोई बात नहीं। अब बैटरी इज रेटेड 100 एम्पेयर आवर। अब एम्पेयर यूनिट होता है करंट का और आर यूनिट होता है टाइम का। ठीक है, तो हमने तो एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी, तो इसका मतलब ये टी इधर आके मल्टीप्लाई आई टी इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, ये हमारा रिलेशन यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी पढ़ा हुआ, तो क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, तो कहता है हाउ मच चार्ज, कितना चार्ज वो सप्लाई करते, तो आई, ये टी इधर आके आई से क्या होगा मल्टीप्लाई। अब करंट कितना है 100 एम्पेयर, और की जगह हम सेकंड्स लगाएंगे, हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल में टाइम का यूनिट है वो क्या है, सेकंड है, तो एक घंटे में 60 मिनट और 60 मिनटों में 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड, इनको मल्टीप्लाई करें तो 3,60,000 कूलम चार्ज बन जाएगा, या फिर आप इसको 3.6 × 10⁵ कूलम चार्ज इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बड़ा आसान सा है, और इसी तरह के आते हैं, खैर ये तो कटा हुआ है लेकिन आते इस तरह के शॉर्ट शॉर्ट्स है। ठीक है,
इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ऑफ पोटेंशियल और एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कितने जूल के इक्वल होता है। ठीक है, इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब देखिए, वोल्ट होता है पोटेंशियल का यूनिट, इसी इसने कहा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? अब इलेक्ट्रॉन बेसिकली चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या चीज है? चार्ज, यानी कि जिसको हम चार्ज को क्यों लिखते हैं, और वोल्ट सी का पोटेंशियल, और ये क्यू भी किसके इक्वल होता है? वर्क के। तो वर्क बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली एनर्जी की फॉर्म है। ये वो एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है जब ये 1 वोल्ट पोटेंशियल में चलता है। यानी कि ये पॉजिटिव है, यहां मैं बताता हूं, देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो एनर्जी लॉस करेगा, लेकिन अगर यहां से यहां जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि खुद ब खुद जब हम इसमें यहां से छोड़ेंगे तो ये वापस जा सकता है। तो ये लॉस और गेन हो सकती है जब ये 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या करता है? ट्रेवल करता है। क्या क्या चीज? एक इलेक्ट्रॉन। ये वर्क होता है क्यूबी, चार्ज की जगह हम एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और वोल्ट वैसे का वैसे। अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये जो कूलम वोल्ट होता है ये होता है वर्क का यूनिट। देखिए, वर्क Q इंटू वी होगा, तो कूलम, और ये वोल्ट, ये किसका होगा? वर्क, और वर्क का यूनिट होता है जूल। तो ये जूल बेसिकली एनर्जी का यूनिट होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10 की ताकत -90 जूल के इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो ये किसका यूनिट है? एनर्जी का। 9.5, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ L, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज अगर मैंने पेपर बनाना हो या मैंने टेस्ट बनाना हो, तो इनमें से जो मेरा फेवरेट मोस्ट होगा ना, वो पहले नंबर पे ये होगा, फिर ये होगा, और उसके बाद ये वाला होगा। ठीक है, अच्छा अब देखें, एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ L हैज रेजिस्टेंस R। पहले उसकी लेंथ L और रेजिस्टेंस R। डेफिनेटली उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होगा। वो कहता है इफ इट्स लेंथ इट इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, कि हमने इसकी लेंथ को चेंज करके 2 टाइम्स लेंथ कर दिया। पहले इसकी लेंथ थी L, स्ट्रेच करने के बाद L प्राइम, अब इसकी लेंथ क्या है? 2L। डेफिनेटली अब खुद सोचे, यहां से हम ऐसा करते हैं, इसको रेज करते हैं ना थोड़ा सा, ये एक तार है, थोड़ी मैं मोटी बनाता हूँ। ठीक है, ये एक तार है, हमने इसकी लंबाई को डबल करना है। जब हम इसको खींचेंगे तो ये थोड़ी बारीक नहीं हो जाएगी स्टूडेंट्स? ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये उतनी मोटी रहे और इतनी लंबी भी हो जाए? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले की निस्बत अब जो है ए प्राइम, वो पहले वाले एरिया का हाफ रह जाएगा। लेंथ डबल, एरिया हाफ, तभी जाके ओवरऑल इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा, अदरवाइज इसका वॉल्यूम चेंज रहेगा। ठीक है, तो ये चीज उसने बताई नहीं, लेकिन जो इसका एरिया है वो खुद से पहले की निस्बत क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। वो कहता है व्हाट इज इट्स न्यू रेजिस्टेंस, की नई रेजिस्टेंस क्या होगी? आर प्राइम हमने बताना है। अब रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो एल ओवर ए। हमें आर प्राइम चाहिए, हम एल प्राइम और ए प्राइम लिखेंगे। एल प्राइम डबल है लेंथ के, और ए प्राइम एरिया का हाफ है। ये जो 2 डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर आके इस 2 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 जार 4 बाई रो एल ओवर ए। ये रो किसका? डेंसिटी, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो रो एल ओवर ए, ये दोबारा आर बन जाएगा, 4 बाई रह जाएगा। तो अब जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम होगी ओरिजिनल रेजिस्टेंस के। तो लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, और इसके अलावा उसका तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम हो गया, तो उसकी रेजिस्टेंस मजीद बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं 9.6, व्हाई डज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कि किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों बढ़ती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी कंडक्टर है, डेफिनेटली उसके एक लेट्स सपोज वायर ही है, तो इसके अंदर ये एटम्स मौजूद होते हैं, ऐसे ही है। और करंट क्या होता है कि इसके अंदर से ये लेट्स सपोज ये ब्लैक वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इन्होंने यहां से फ्लो करना है, ऐसे ही है, यहां से फ्लो करेंगे। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसके जो एटम्स होते हैं लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर, वो तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऊपर और नीचे। तो इस तार के अंदर ये भी ऊपर और नीचे वाइब्रेट करेगा, ये भी ऐसे ही करेगा। तो जब ये इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएंगी, तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, यानी कि रुकावट बनते हैं। तो फिर क्या होता है स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस, हम कहेंगे जब रुकावट बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? एज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर राइजेस,
राइजेस, जब ये बढ़ता है टेम्परेचर, ठीक है, तो होता क्या, एटम्स इन इट्स लैटिस स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में बिगैन, शुरू कर देते हैं, टू वाइब्रेट स्पीडीली, तेजी से, ठीक है। जब वो वाइब्रेट करेंगे, हेंस कॉजिंग हिंड्रेंस, वो रुकावट क्रिएट करेंगे किसको, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में क्या करेंगे, रुकावट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कह लें, चार्ज कैरियर्स कह लें, किसी भी, लेट्स सपोज अगर करंट हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है, तो ये उनके लिए भी क्या करेंगे, रुकावट क्रिएट करेंगे। हेंस ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इज फिलामेंट रेजिस्टर लोअर और हायर, के फिलामेंट की रेजिस्टेंस कम होगी या ज्यादा, किसके अंदर, एक बल्ब है 500 वाट और 220 वोल्ट, ये पावर है, ये पोटेंशियल है। एक ये बल्ब है, देन इन 100 वाट एंड 220 वोल्ट, इसकी पावर कम है, इसका पोटेंशियल दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। अब पावर का फार्मूला होता है बेसिकली V स्क्वायर ओवर R, हमें तो रेजिस्टेंस चेक करनी है, R इधर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, R इज इक्वल टू V स्क्वायर और P नीचे आ जाएगा, P। अब देखें, एक का पोटेंशियल है 220, इसका स्क्वायर, और पावर कितनी है 500 वाट। अब देखिए 220 स्क्वायर अगर मैं ऐसे लिख लूं, 220 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइड बाय 500, तो ये 0 0 से कैंसिल, ये खुद से कैलकुलेटर से कर ले, कोई नहीं, इतना इशू, ठीक है। ये 484 और उसको जब 5 से डिवाइड करें तो 96.8 ओम आएगी, ठीक है। दूसरे की चेक कर लेते हैं, रेजिस्टेंस का यूनिट यही V स्क्वायर ओवर P, और उसका पोटेंशियल कितना है 220 है, तो 220 को 2 टाइम्स लिखना है ना हमने, क्योंकि V का क्या है, स्क्वायर है, बट उसकी पावर जस्ट 100 वाट है, ठीक है। 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, 484 ओम, ये इसकी क्या होगी, रेजिस्टेंस। तो आपने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिख देनी है कि विच बल्ब हैज 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब हैज हायर फिलामेंट रेजिस्टेंस, इसकी फिलामेंट रेजिस्टेंस क्या है, हाई है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बड़ा इजी सा है, व्हाई डज रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर, थर्मिस्टर्स की रेजिस्टेंस डिक्रीज क्यों होती है जब उनका टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये इससे पहले टॉपिक अपलोड किया, बेसिकली इनका क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो एज, तो हम यहां लिखेंगे थर्मिस्टर्स आर मटेरियल्स with negative temperature coefficient of resistance, यानी कि इनका टेम्परेचर बढ़ाएं तो इनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। ऐसा क्यों, हम ये एक्सप्लेन कर देते हैं। बेसिकली ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बने होते हैं, और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके दरमियान में और उनका जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें गैप इतना होता है कि अगर हम उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दें तो एनर्जी दें, वो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से निकल के कहाँ चले जाते हैं स्टूडेंट्स, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। हर एटम के आखिरी शेल को क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं। लेकिन उससे ऊपर एक बैंड होता है जहां पे वो कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना। तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जब उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो उनके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो उनकी हम कहते हैं कि पहले करंट नहीं गुजरा था और अब गुजरना शुरू हो जाएगा, तो उनकी रेजिस्टेंस हम कहेंगे कम हो जाती है, ठीक है। एज थर्मिस्टर्स आर, यही बात आपने लाजमी लिखनी है, मेड ऑफ semiconductor materials, conducting materials with electrons in valence band, कहां पे होते हैं, वैलेंस बैंड के अंदर। बट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन्स जंप टू कंडक्शन बैंड, कहां पे चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर वो चले जाते हैं, ठीक है। हेंस
दे बिगेन टू, वो कंडक्ट करना शुरू कर देता है। तो कंडक्शन और रेजिस्टेंस एक दूसरे का उल्ट होता है, हेंस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। रेजिस्टेंस क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, विच मटेरियल कैन बी यूज टू मेक फैराडे केज, कौन सा मटेरियल फैराडे केज बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है एंड व्हाई। तो जो भी गुड कंडक्टिंग मटेरियल, गुड कंडक्टिंग मटेरियल like copper can be used, ठीक है, फॉर फैराडे केज। क्यों? बेसिकली फैराडे केज हम ऐसा बनाते हैं कि उसके सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और उसके सरफेस पे ही रन करता रहे, ठीक है। एज कॉपर कैन डिस्ट्रीब्यूट चार्ज व्हेन एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल फील्ड, जैसे हमारी कार की बॉडी होती है ना, वो भी एक फैराडे केज के तौर पर एक्ट करती है, लेकिन अगर वो कॉपर की बनी होगी तो बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसे टकराता है तो चार्ज उसकी बॉडी के ऊपर फैल जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट चार्ज व्हेन ऑन इट्स बॉडी, ऑन इट्स बॉडी, बॉडी के ऊपर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, विच क्रिएट्स opposite electric field, opposite electric field to that external, के बाहर से जो फील्ड आया उसने उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया एंड कैंसल्स इट, और उसको वो क्या कर देता है, कैंसल्स आउट ईच अदर, ये एक दूसरे क्या करते हैं, कैंसल करते हैं। हेंस देयर इज चार्ज फ्री जोन, चार्ज फ्री जोन इनसाइड द केज, केज के अंदर कोई भी चार्ज हमारे पास नहीं होगा, तो हमारे पास इस तरह के मटेरियल जो कि कंडक्ट कर सकते हैं वो फैराडे केज बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपने कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस के अंदर देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, व्हाई, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है जैसे ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वाली हैं, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ठीक है। इसकी क्या वजह है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पॉइंट के ऊपर ये एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। अगर इसकी इस पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन हो, लेट्स सपोज यहाँ पे ये ऐसे भी है, अब ये वाली और ये वाली एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे they never यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली वन डायरेक्शन एट वन पॉइंट, की एक पॉइंट पे उसकी एक ही डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब देखिए ना, क्रॉस करने का क्या मतलब है, एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। इन ऑर्डर टू क्रॉस ईच अदर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट हैव टू डायरेक्शंस एट वन पॉइंट, के एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की होनी चाहिए दो डायरेक्शंस होनी चाहिए, विच इज फिजिकली इम्पॉसिबल, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। देखिए ना, अब मैं इसको जरा एक्सप्लेन करता हूं कि लेट्स सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है, अब इसके इसके आसपास मैं एक और चार्ज रखता हूं, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स लगेगी, यहां पे मैंने एक चार्ज रखा तो इस चार्ज पर फोर्स ऐसे लगेगी, ठीक है, और ये हमेशा इधर ऐसे ही लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने इसी पॉइंट पे चार्ज को रखा और उस पर फोर्स ऐसे लग जाए, इस सूरत में ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, जबकि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। अगर ये भी फिक्स स्टिल है और आप बार बार यहीं पे चार्ज रखेंगे तो वो हमेशा एक ही तरफ जाएगा, दूसरी तरफ कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इज ई नेसेसरली जीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून इफ बैलून इज स्फेरिकल, कि एक स्फेरिकल बैलून है
ठीक है, चार्ज है। एज्यूम चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, और उसके सरफेस के ऊपर चार्ज जो है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो क्या कहता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, होना चाहिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल करता है, तो अंदर क्या होता है, जीरो। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बताएंगे, हम इसको गाउस लॉ की मदद से बताएंगे कि हम इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस लेते हैं ऐसे स्फीयर की फॉर्म में, ये हमने गॉसियन सरफेस सपोज किया। अब गाउस लॉ के मुताबिक अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम, के फ्लक्स क्या होता है, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज, जबकि चार्ज सिंस क्यू इज इक्वल्स टू जीरो इनसाइड, अंदर चार्ज क्या है, जीरो है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जीरो। जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड करें जीरो ही आता है। ठीक है, अब फ्लक्स जीरो, तो फ्लक्स बेसिकली दूसरा रिलेशन है, ये होता है ई डॉट ए। ठीक है, और जब ये जीरो है E डॉट ए, अब ये दो चीजें हैं, एरिया तो जीरो नहीं हो सकता, देखें ये एक स्फीयर है, इसका कोई ना कोई एरिया है, तो एरिया जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब दो चीजों का प्रोडक्ट तभी जीरो होता है जब उन दोनों में से कोई एक चीज जीरो है। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया इज नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस E इज इक्वल टू जीरो इनसाइड, कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा स्टूडेंट्स, जीरो होगा। ठीक है, पहले आपने गॉस लॉ लगा के बताना है कि फ्लक्स जीरो है, क्यों, इन उसके अंदर चार्ज जीरो है, चार्ज उसके सरफेस के ऊपर है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और एरिया का यानी कि फ्लक्स के जो रिलेशन है ई डॉट ए वाला, यहां से आपने बताना है कि एरिया जीरो नहीं हो सकता, तो हमारे पास डेफिनेटली ई किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, थर्ड देखें, इलेक्ट्रिक, ये बड़ा डिफरेंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वो 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स की निस्बत। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारी गैलेक्सी के अंदर मौजूद है, सूरज देखे ना, जमीन उसके गिर्द घूम रही है, सूरज और जमीन एक दूसरे को दोनों खींच रहे हैं। ठीक है, तभी एक दूसरे के ये रिवॉल्व कर रहे हैं। बाकी प्लैनेट्स जो हमारी गैलेक्सी का, सोलर सिस्टम का और गैलेक्सी का हिस्सा है, तमाम चीजें एक दूसरे को खींच रही हैं, वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होती है वो 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर होती है। तो वो कहता है, आर्ग्यू करें कि हमारी जो गैलेक्सी है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब अगर न्यूट्रल नहीं होगी ना, तो अगर खुदा ना खास्ता लाइक चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो वो इतना रिपेल करेंगे कि वो ग्रेविटेशन फोर्स है तो बहुत स्ट्रांग है, तो वो हमारी गैलेक्सी जो है ना अनस्टेबल हो जाएगी, चीजें एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, जमीन कहीं, सूरज कहीं, चांद कहीं, बाकी प्लैनेट्स कहीं। गैलेक्सी बेसिकली इसके अंदर ढेर सारे सोलर सिस्टम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो वो सारे एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो वो अनस्टेबल हो जाएगी, जबकि हमारी गैलेक्सी तो मिलियन ऑफ ईयर से क्या है, स्टेबल है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि हमारी गैलेक्सी डेफिनेटली न्यूट्रल है, क्योंकि अगर उसके ऊपर चार्ज है तो किसी भी वजह से अगर लाइक चार्जेस सामने आ गए तो ये हमारा जो सारा सिस्टम है गैलेक्सी का वो अनस्टेबल हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, ये तो काफी सालों से, बिलियंस ऑफ ईयर से स्टेबल है। ठीक है, तो गैलेक्सी मस्ट बी, as our galaxy is stable, so it must be neutral. ठीक है, if it has charge, अगर इसके ऊपर चार्ज होता, by any chance, किसी भी वजह से, if like charges came in front of each other, एक दूसरे के सामने आ जाते, the force of रिपल्शन, देखिए हमने क्या बात की कि रिपल्शन की बेसिकली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, तो ये कितनी स्ट्रांग है, ग्रेविटेशनल फोर्स है 10⁻38 टाइम। इसको काउंट करना भी मतलब इतने जीरो, इतने गुना स्ट्रांग, 38 जीरो यहां लगाने हैं पूरे आपने। ठीक है, इतनी स्ट्रांग है। जब एक फोर्स इतनी स्ट्रांग हो जाती, वुड ओवरकम ग्रेविटेशनल फोर्स, कि अगर इन पे चार्ज होता और लाइक चार्जेस सामने आ जाते तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि रिपल्शन है ओवरकम हो जाती ग्रेविटेशन के, हेंस गैलेक्सी
should fall apart and become अनस्टेबल। इसने क्या हो जाना था? अनस्टेबल। कभी सूरज कहीं होता, कभी सूरज कहीं होता, कभी चांद कहीं होता, कभी जमीन कहीं होती, कभी हम मरीख के आसपास घूम रहे होते, कभी जमीन तीसरे नंबर पे रोटेट कर रही थी, यानी कि सीक्वेंस ही ना रहता, मे बी कोलिजन्स भी हो जाते। ठीक है, तो विच इज नेवर ऑब्जर्व, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। गैलेक्सी इज स्टेबल सिंस फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स, सिंस नहीं लगाएंगे, बिलियंस ऑफ ईयर्स लगाएंगे। हैंस इट मस्ट बी न्यूट्रल, इट मस्ट बी न्यूट्रल। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी एक्सप्लेनेशन इसकी काफी है। एन अनचार्ज हॉलो स्फीयर इज प्लेस इन द फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एक ये खाली स्फीयर हमने रखा एक पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में, ये इसका फील्ड ऐसे जा रहा है। ठीक है, What will be the net flux through the shell? इस शेल के अंदर फ्लक्स क्या होगा? ठीक है, अब खुद सोचे, बाय गॉसेस लॉ फ्लक्स किसके इक्वल होता है? Q ओवर, ये छोटा क्यू लिखें या बड़ा क्यू लिखें? अब इस स्फीयर के अंदर चार्ज क्या है? जीरो है। एज Q इज इक्वल टू जीरो इन साइड स्फीयर, स्फीयर के अंदर Q क्या है? जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा स्टूडेंट्स? जीरो ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो उसने यही पूछा था कि व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स विल बी जीरो। ओके, लास्ट टू देखते हैं अपने। लास्ट टू स्टूडेंट्स, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कॉपर वायर, कॉपर वायर की एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया। व्हाट इज इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटीज के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? बाय, अब इसमें आगे ना दो केसेस हैं। एक केस के अंदर है कि हम उसकी इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं। ठीक है, सेकंड है डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर, लेंथ और टेम्परेचर, यानी कि तीन चीजों को चेंज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय वी डी इज इक्वल टू, ये करंट होता है, एन ई ए, एन नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक चार्ज के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, और एक क्या है उसका एरिया। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट हमारे पास आया, हमें तो यहाँ पे चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इसमें होना चाहिए और रेजिस्टेंस का रिलेशन होना चाहिए। तो V होता है आई आर, यहां से I आ जाएगा V डिवाइडेड बाय R, तो I की जगह मैं लिख दूंगा वी डी इज इक्वल टू सॉरी V, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I की जगह V ओवर R, V ओवर R इज इक्वल टू I, V ओवर R एन ई ए वैसे का वैसे, तो ये क्या हो जाएगा? V एन ई ए और R नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, आप इसको चाहे डेल भी लिखिए चाहे V ही लिख रहे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, डेल भी लिख लें। ठीक है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बात एक ही है। अब एज द पोटेंशियल डिफरेंस, एज द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, बढ़ाएंगे अगर हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज, ये क्या होगी? बढ़ेगी। खुद सोचें कि जैसे जैसे बैटरी का हम करंट या पोटेंशियल वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन स्पीड से ही मूव करेंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर, अब यही रिलेशन यूज करें, एन ई ए और आर। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस, अगर हम टेम्परेचर कम करें तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी। फिर लेंथ कम करने से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी कॉपर वायर की लेंथ ज्यादा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा। अगर हमने लेंथ भी कम कर दी, टेम्परेचर भी कम कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गई? कम हो गई। तो दोनों चीजें कम करने से रेजिस्टेंस कम हो रही है, और रेजिस्टेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो जब व्हेन रेजिस्टेंस decreases drift velocity will increase, drift velocity बढ़ेगी डेफिनेटली। ओके, नेक्स्ट
लास्ट हमारा व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी डिक्रीजेस, कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम क्यों हो जाता है व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इंक्रीजेस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन होता है E माइनस आई आर। ये जो R होती है ना, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। अब जब करंट जैसे जैसे ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये आई आर वाली टर्म पूरी बढ़ जाएगी। तो E में से जब ज्यादा वाली चीज माइनस होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एज द करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इंक्रीजेस, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे जैसे करंट ज्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यहाँ पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस होती है बैटरी की, तो करंट जैसे बढ़ेगा तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ई में से जब बड़ी चीज माइनस होगी तो आंसर कम आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा, कम। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस increases, hence terminal potential decreases with time, ठीक है। ये स्पेलिंग सही करके लिख देना है, ओके। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, आर तो कांस्टेंट है, करंट बढ़ने का मतलब टाइम के साथ साथ जैसे जैसे बैटरी में से करंट गुजर रहा है तो ये आई आर जो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है ये टर्म बढ़ेगी। आपको पता है जब नेगेटिव वाली टर्म बढ़ेगी तो ओवरऑल आंसर कम आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी टर्म डी लिखा हुआ था, मैंने इसको वी टी लिखना था, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपके इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और CRQ से होप्स आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।